हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की शिक्षा। अगर किसी ने भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। समास का तात्पर्य क्या होता है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण किसको कहते हैं? संक्षिप्तीकरण कहते हैं बहुत ही किसी का शॉर्ट रूप, किसी शब्द का शॉर्ट रूप, छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मेल करके जो हम लोग एक नया शब्द बनाते हैं वो हमारा समास कहलाता है। समास से ही जो है हमारी भाषा बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है। इससे समास से भाषा में चार चांद लग जाता है और हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए ये एक संक्षिप्त साधन हमको प्राप्त हो जाता है। समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है, मतलब छोटा, हम अच्छे से कम शब्दों में अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं तथा शब्दों के मेल इस प्रकार किया जाता है कि उसका उद्देश्य यानी उसका अर्थ पूर्ण हो सके। समासिक शब्दों में, मतलब समास के शब्दों में दो पद होते हैं। पद क्या होते हैं? यानी कि दो शब्द होते हैं। जैसा अभी अपने परिभाषा में पढ़ा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो हमारा समास कहलाता है। तो वही है कि हमारे समास में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है कि जो शब्द पहले इस्तेमाल करा जाता है वो पूर्व होता है और जो बाद में आता है वो उत्तर होता है। अब जैसे आपके सामने उदाहरण है रात भर। रात भर में रात जो है वो पूर्व पद है और भर वो उत्तर पद है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, कभी कभी किसी समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी मेन होता है, मुख्य, और कभी कभी किसी समाज में पूर्व पद होता है। तो कभी दोनों भी होते हैं और कभी दोनों को छोड़कर कोई अन्य भी होता है, कोई थर्ड पर्सन भी हमारे इसमें आ जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपका है नील गगन। नील गगन में नील, नील आपका पूर्व पद है और गगन उत्तर पद है। तो इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो हो जाएगा नील गगन। और इन दोनों के मेल से जो बनता है उसको कहते हैं हम समस्त पद। यानी कि समास प्रक्रिया से बने पूर्ण पद को समस्त पद कहते हैं। शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है वो हमारा समस्त पद कहलाता है। जैसे आपका हो गया माता पिता। ये दो हमारे अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब हम इनको जोड़ देते हैं माता पिता तो ये हमारा समस्त पद बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दो शब्द हम मिलाते हैं समास में उनके अर्थ यानी उनका मीनिंग अलग होता है तथा इन दोनों के योग से, मतलब इन दोनों को मिलाने से जो शब्द नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी अलग होता है। जैसा मैंने ऊपर बताया है, समास रचना में दो शब्द या दो पदों के बीच में इसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे ये देखिए देश भक्त। देश हमारा पूर्व पद है और भक्त हमारा उत्तर पद है। तो इन दोनों के मेल से जो हमारा नया शब्द बना जिसे हम समस्त पद कहते हैं वो हुआ देश भक्त। उसी प्रकार नीला गगन।
नील गगन। राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक। नर नारी, नर नारी। प्रति प्लस अक्ष यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स होता है बिल्कुल सामने। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब समास के भेद पे आ जाते हैं। हमारे समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधार समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ये हमारे समास के 6 भेद हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद, जैसे हमने बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही मेन होते हैं, वो हमारा कहलाता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम जो संयोजक शब्द का प्रयोग करते हैं उसका लोप हो जाता है इसमें। जैसे माता पिता, तो हमारा विग्रह करने पे क्या बनेगा, माता और पिता। तो इसमें जो ये आपका संयोजक शब्द है और, इसका लोप हो गया है। जब हमने समस्त पद बनाया तो इसका हमने लोप कर दिया। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। अब हमारा दूसरा आता है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची मतलब नंबर वाला हो, वो हमारा कहलाता है द्विगु समास। जैसे नवरत्न, नवरत्न को कहते हैं 9 रत्नों का समूह, जिसमें समूह हो, वो हमारा हमेशा द्विगु समास कहलाएगा। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष, इनका संबंध आपस में होता है। ये सब समूह है। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। 7 मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। उसी प्रकार जैसे हम लोग कहते हैं नवग्रह, तो यह हो जाता है 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर सब जो है क्या कहते हैं, हमारे द्विगु समास हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्विगु समास में पहला पद जो हमारा होता है वो संख्यावाचक होता है। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण, गौण मीन्स कम, इसकी वैल्यू कम है, और उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब मेन होता है, मुख्य, वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच में परसर्ग, परसर्ग जैसे हमारे जो आपस में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए होते हैं, उनका लोप हो जाता है, तो वो हमारे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष समास के भी हमारे 6 भेद हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। ये कर्म क्या है, ये हमारे कारक हैं। कर्म, कर्ण, संपदान, अपदान, संबंध, कारण, ये सब हमारे कारक चिन्ह हैं। तो सबसे पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, इसका जो है क्या कहते हैं, चिन्ह क्या होता है, को। तो जैसे मत दाता, मत को देने वाला, तो ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष समास। क्यों, इसमें को लगा हुआ है। गिरहा कट, गिरहा को काटने वाला, जिसको हम जेब कतरा कहते हैं।
जेब कतरा भी आप कर सकते हैं, जेब को कतरने वाला मतलब जेब को काटने वाला। गिरहा कट होता है गिरहा को काटने वाला। अब आ जाइए कर्ण तत्पुरुष समास पे। कर्ण तत्पुरुष समास जहाँ कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक चिन्ह कौन सा होता है? से, उसका लोप हो जाता है, तो ये हमारा कहलाता है कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, देखिए इसमें से है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। वैसे ही तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, इसमें आप से या के द्वारा भी लगा सकते हैं। के द्वारा का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। फिर हमारा आता है संपदान कारक। संपदान कारक चिन्ह क्या होता है? इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। इसके लिए आपको कारक याद होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी मतलब हाथ के लिए बनाई गई कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। कर्म तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है को, तो कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र। सुखद, नेत्रों को सुखद लगने वाला। वन गमन, वन को जाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला यानी जेब को काटने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। वही कर्ण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा लगता है। तो ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित। ये सब हमारे कर्ण तत्पुरुष समास में आते हैं। उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। ये सब भी हमारे कर्ण तत्पुरुष समास में आएंगे। संपदान तत्पुरुष समास में इसका कारक चिन्ह हमारा है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। ये सब हमारे संपदान कारण। आप इसमें कह सकते हो रसोई, घर, तो ये क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। फिर हमारे तत्पुरुष समास का चौथा भेद आपादान तत्पुरुष समास। इसमें हमारा अपादान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अपादान कारक चिन्ह में होता है से। इसमें से का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना। जिस समास में पूर्व पद अलग हो, से का मतलब आ जाता है इसमें अलग होना। अलग करना। जैसे धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्म आंध, जन्म से अंधा। ये सब हमारे से शब्द से अलग हो रहे हैं। गुण से हीन मतलब गुण से बिल्कुल अलग है। भय से भीत, भय से बिल्कुल अलग है। जन्म से अंधा, जन्म से जो अंधा है। अब हमारा आता है संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। हमारे संबंध कारक चिन्ह है का, के, की, इसमें प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न।
ये सब हमारे संबंध तत्पुरुष समास कारक में आते हैं। फिर आता है इसका छठा भेद, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में कारक चिन्ह में और पर लगता है, इसका लोप हो जाता है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये सब हमारे संबंध अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कुछ आपके लिए और उदाहरण है। अपदान में से, यानी हमने बताया था अलग करना, पृथक करना, ऋण मुक्त, पद से च्युत, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म से विमुख और देश से निकाला, यानी देश निकाला। फिर हमारा संबंध तत्पुरुष में हमने का, के, की, इसमें मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद यानी मंत्रियों का जो समूह होता है वो। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राज माता, राजा की माता। आमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। ये सब हमारे संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में पे, पर, ये कारक चिन्हों का लोप होता है। वन वास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घोड़ सवार, घोड़े पर सवार। घृतन्य, घी में पका हुआ अन्न। कवि पुंगवाव, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में जो सबसे श्रेष्ठ वो कवि पुंगवा। अब आ जाइए हमारे समास का चौथा भेद, यानी कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वो कर्मधारय समास होता है। यानी एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। विशेषण आप जानते हैं जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, तो उसमें पहला पद विशेषण होता है। जैसे काली मिर्च। अब काली क्या है? विशेषण। क्यों? क्योंकि ये मिर्च की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? काली मिर्च। मिर्च कैसी है? काली है। तो इसमें हमारा पूर्व पद हो गया विशेषण और उत्तर पद हो गया हमारा विशेष। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल क्या है? नीला। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है गुण जिसके। ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण और हैं आपके समक्ष। अधमरा, आधा है जो मरा। महादेव, महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। मृग, नैनी, मृग के समान नैन वाली। विद्यारत्न, विद्या ही रत्न। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान मुख। श्याम, सुंदर, श्याम जो है सुंदर। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ये सब हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब आ जाते हैं हमारे अव्ययी भाव समास पे। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में क्रिया विशेषण का कार्य होता है। इसमें समस्त पद पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय वाला होता है और उसके योग से जो समस्त पद बने वो भी अव्यय ही बन जाता है।
जैसे यथा स्थान। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जो आपके लिंग, वचन, काल, कारण के से भी बदलते नहीं हैं, वो हमारे कहलाते हैं अव्यय। यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय अनुसार। देखिए, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या है? वो शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटिशन हो, बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, और दोनों ही शब्द जो हैं अव्यय की तरह लगें, तो वह भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। यथाशीघ्र, जितनी शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन में, देखिए प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एकाएक, प्रत्येक। प्रत्यक्ष, अक्ष के आगे। अब हमारा छठा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद के मध्य एक विशेष तीसरा, बहुत ध्यान समझिएगा, एक विशेष तीसरा शब्द आ जाता है, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। कि जिस समास के समस्त पद का कोई भी पद ना हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, मतलब ना हमारा पूर्व पद प्रधान है, ना हमारा उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई एक अन्य पद, तीसरा पद ही प्रधान होता है, वो हमारा कहलाता है बहुव्रीहि समास। जैसे महात्मा है, महान है आत्मा जिसकी। अब तीसरा शब्द इसमें क्या आ गया? ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तीसरा शब्द क्या है? शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरधारी, यानी गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस इंसान। ये सब हमारे बहुव्रीहि समास में आते। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों पदों, ना पूर्व पद ना उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता है, ये हमारा तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास में भी के से द्वारा जो भी शब्द बनाए जाते हैं वो भी एक प्रकार से विशेषण का कार्य करते हैं। अब आप ये देखिए, कर्मधार और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधार समास का पहला और दूसरा खंड, पहला और दूसरा पद विशेषण और विशेष्य होता है। जो हमने आपको बताया, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा दोनों भी हो सकते हैं, वो हमारा कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास में क्या है? बहुव्रीहि समास में दोनों ही खंडों में विशेष और विशेषण का भाव नहीं होता है, मतलब दोनों ही विशेष नहीं होते हैं। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि समास में क्या आपने बताया अभी? तीसरा पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद ना पूर्व पद। फिर देखिए, इसका विग्रह पदात्मक होता है, और बहुव्रीहि समास का विग्रह वाक्यात्मक होता है, मतलब वाक्य के अनुसार होता है, और इसमें शब्द के अनुसार होता है। जैसे अगर हमने कह दिया कमल जैसे नैन, तो ये कमल और नैन दो शब्द हैं, तो ये हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। और बहुव्रीहि समास में इसको कह देंगे कमल जैसो नैन वाला, यानी कि श्री कृष्ण, तो ये हमारा वाक्य पे आधारित हो गया। यह तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जो, और यही अगर हम कह दें पीतांबर, पीत है जो अंबर, वो क्या कहलाएगा हमारा? कौन पहनता है पीतांबर? विष्णु।
ये हमारा आपका कर्मधार और बहुव्रीहि समास के भेद है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा समास है। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह विग्रह पर भी निर्भर करेगा कि समस्त पद कर्मधार है या बहुव्रीहि है। मतलब यह है कि विग्रह के अंतर में कर्मधार और बहुव्रीहि समास में अंतर हो जाता है। उसी प्रकार हमारे बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी होता है। जैसे पहला पद विशेष हो गया, संख्या बताने वाला, वो द्विगु समास हो गया। द्वयी पे हमारा जो है कहते हैं जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे चार भुजाओं का समूह, ये हमारा द्विगु समास हो गया, और चार भुजाएं हैं जिसकी, वो हो जाता है विष्णु भगवान। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो कुछ भी इसमें ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आगे कोई और टॉपिक आपको जानना हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगी। धन्यवाद।